कर्नाटक वैसे तो राजस्थान से बहुत दूर, लेकिन हम देश में कोई भी चुनाव हो उसका सटीक विश्लेषण करते हैं और ऐसा ही कर्नाटक के साथ भी कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी और कर्नाटक में चल रहा कांटे का मुकाबला। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का रुझान पर अगर नजर डाले तो बीजेपी 92 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 110 सीटों पर आगे चल रही है, जेडीएस 19 और अन्य 0। और ये दरअसल रुझान है क्योंकि काउंटिंग शुरू हुए लगभग 1 घंटा हो चला है। हम मानकर चल रहे हैं कि 1 बजे के आसपास तक एक ऐसा परिणाम सामने होगा जो तस्वीर को साफ करता हुआ नजर आएगा। लेकिन रुझान से परिणाम की तरफ बढ़ते हुए कई चरण होते हैं और हर उस पहलू के साथ उस परिणाम को आप तक पहुंचाने की कोशिश फर्स्ट इंडिया सबसे पहले कर रहा है। हमने आपको यह भी बताया कि किस सीट पर कौन लड़ रहा है, वहां की तस्वीर क्या है, किसके खिलाफ कौन मैदान में है, वहां के चुनावी समीकरण क्या है, किस समुदाय का कब्जा अभी तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहा है। क्योंकि कर्नाटक के चुनाव के परिणामों को जब आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि 8 बार लिंगायत समुदाय से वहां मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार दलित, 2 बार वोकालिंगा से। और इन तमाम चीजों के बीच में कांग्रेस ने एक वो दौर देखा 1957 से लेकर 1983 के बीच का, जिसमें वो अजय वहां रही, यानी कांग्रेस का एक छत्र राज वहां रहा। लेकिन 1983 के बाद जब बीजेपी की एंट्री होती है और 110 सीटों पर चुनाव लड़ती है, सच्चाई है कि हां 18 सीटों पर ही जीतती है, लेकिन कांग्रेस बहुमत से दूर जाती है और फिर जनता दल की सरकार बनती है। उसके बाद 90 का वो दौर जब देश के अंदर 2 बड़ी घटनाएं घट रही थी, एक तरफ रथ यात्रा और दूसरी तरफ कश्मीरी पंडितों का पलायन। इसने तस्वीर को बदला था और बीजेपी दक्षिण के अंदर मजबूत होती हुई दिखाई दी थी, जनता दल के साथ आगे बढ़ी थी। लेकिन जो बीजेपी का वहां उदय हुआ, जिसको हम कहें कि 100+ का जो उदय हुआ, वो उदय शुरू हुआ 2003 से, और सही कहें तो 2008 से। क्योंकि 2008 में जब येदुरप्पा वहां कांग्रेस बीजेपी की कमान को संभालते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी को जिन्होंने कर्नाटक में मजबूत किया वो येदुरप्पा रहे। 2008 के चुनाव में 110 सीटें जीती और बीजेपी पहली बार बहुमत के नजदीक होते हुए सत्ता में आई। बीजेपी ने करप्शन के आरोपों की वजह से येदुरप्पा को बीच में ही हटाया और कमान दी थी सदानंद गौड़ा को। उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। 2013 के चुनाव में महज 40 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई, लेकिन 2018 में फिर से तस्वीर बदली और 100 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी फिर से आई। लेकिन अब सवाल यह है कि येदुरप्पा मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं है, लिंगायत समुदाय से बड़ा चेहरा बीजेपी के साथ नहीं है कि जो सिद्धारमैया को टक्कर दे सके। दूसरी तरफ वोकालिंगा से बीजेपी के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं और वोकालिंगा का एक बड़ा प्रभाव कर्नाटक की सियासत में है। जबकि जब आप जेडीएस को देखेंगे तो जेडीएस से कुमारस्वामी वोकालिंगा समुदाय से आते हैं, कांग्रेस से डीके शिव कुमार वोकालिंगा समुदाय से आते हैं, और दोनों को ही माना जाता है कि अपनी अपनी पार्टी के अंदर किंग है और किंग मेकर तो यकीनन है। ऐसे में क्या वाकई में इस बार जिस तरीके से सियासत कांग्रेस ने कर्नाटक में की है, उसमें बीजेपी के ही दाव से बीजेपी को ही क्या पटखनी देने की तैयारी की। हम बात कर रहे हैं बजरंग दल पर बैन की और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे की। अमूमन होता यह है कि जब इस तरीके के मुद्दे उठते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन यह फायदा उत्तर भारत में होता है। क्या दक्षिण भारत के अंदर भी यह फायदा होगा, ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन रुझान ये बता रहे हैं कि ये दोनों ही मुद्दे बीजेपी के पोलराइजेशन के बावजूद बैकफायर करते हुए दिखाई दिए, अगर हम रुझान को सही मान लें। क्योंकि बीजेपी ने कहा कि 4% मुस्लिम आरक्षण वापस लेते हैं, कांग्रेस ने दाव को बदला और कहा कि हम अगर सत्ता में आ गए तो 4 छोड़िए, हम 6% आपको आरक्षण देंगे।
बीजेपी ने पूछा कि भाई 2% किसका देंगे, जवाब नहीं मिला, तस्वीर साफ नहीं हुई। लेकिन क्या इस कांग्रेस के दाव ने कर्नाटक के अंदर तस्वीर को साफ किया है, सियासी तस्वीर को साफ किया? यह परिणाम के बाद पता चलेगा। वहीं क्या बजरंग दल पर बैन का मुद्दा ओल्ड मैसूर के अंदर कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ है? क्योंकि ओल्ड मैसूर के अंदर 60 सीटें हैं और सत्ता में कौन आएगा और सत्ता से कौन जाएगा, इस तस्वीर को साफ करता है। ओल्ड मैसूर के अंदर एक बड़ा तबका गोकालिंगा और मुस्लिम आबादी का है और ये दोनों ही बेसिकली जेडीएस और कांग्रेस के कोर वोट बैंक है। तो क्या उसका फायदा कांग्रेस और जेडीएस को मिल रहा है? ये तमाम वो चीजें जिनका जिक्र परिणाम पर तय होगा। और बिहार परिवर्तन की धरती है और बिहार जगेगा तो इधर जो बंगाल में ममता दीदी पाकिस्तान बनाना चाहती हैं उस पर भी असर। तो सिंहासन की इस जंग में बयान आते रहेंगे। हालांकि ये जो बयान था ये कर्नाटक के चुनाव से जुड़ा नहीं था, बल्कि बयान पश्चिम बंगाल से जुड़ा था। बहरहाल जिस तरीके से कर्नाटक में रुझान आ रहे हैं, वो रुझान क्या बयां करते हैं? क्या एक हंग असेंबली की तरफ कर्नाटक जा रहा है जिसमें की प्लेयर की भूमिका में जेडीएस होगा? और ये इस वक्त काउंटिंग के बाद का जो रुझान है वो ये बता रहा है कि कांग्रेस बहुमत के साथ है। क्योंकि जब इस रुझान पर नजर आप डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 113 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और 224 की विधानसभा में 113 का मतलब होता है बहुमत। ऐसे में बीजेपी और जेडीएस साथ में मिल भी जाएं तो भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होंगे। हालांकि हम फिर कह रहे हैं कि ये रुझान है, लेकिन इन सबसे इतर जितने भी सर्वे आए वो सर्वे भी ये बता रहे थे कि लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर कांग्रेस दिखाई देगी। और ये एक बार फिर से आंकड़ा बदलता हुआ रुझान पल पल बदलेंगे। अब जो रुझान है वो रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी लीड कर रही है, 105 सीटों पर बीजेपी आगे है और कांग्रेस 103 सीटों पर आगे है। बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं शैलेंद्र भाई और हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं राजकुमार शर्मा जी। दोनों ही जाहिर है मैं जब पहला सवाल करूंगा तो जीत का दावा करेंगे, लेकिन फिर भी सवाल करते हैं। राजकुमार शर्मा जी, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि मेजोरिटी के साथ कांग्रेस की सरकार वहां बनेगी? अगर बनेगी तो वो कौन सा मुद्दा है जो कांग्रेस के पक्ष में गया? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया चैनल पर जयपुर में जो बम धमाके 15 साल पहले हुए थे, सभी मृतकों को जो निर्दोष मारे गए थे उनको कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी ओर से श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। जहां तक आपका प्रश्न कर्नाटक चुनाव को लेके, देखिए रुझान भी आ रहे हैं, एग्जिट पोल भी आए थे और मैं आपके चैनल पे पूरी हिंदुस्तान की जनता को कह रहा हूं कि हम कर्नाटक में सरकार बनाने जा रहे हैं। शैलेंद्र भाई जी। विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं जो इन्होंने कहा कि जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ था और उन धमाकों के जो आरोपी थे उनको गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की नीति के तहत, लापरवाही के तहत बरी कर दिया गया। वो जख्म वापस हरे हो गए हैं। पूरा जयपुर ही नहीं, राजस्थान में तो किस बात की ये श्रद्धांजलि मनाएंगे? सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होती जब हम उन आतंकवादियों को फांसी पे चढ़ता देखते। खैर, अब आपन आते हैं कर्नाटका का जो चुनाव हो रहा है। अभी जो आपने बताया लेटेस्ट रुझान ऊपर नीचे चलते रहते हैं, क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट का गणना के बाद ईवीएम खुली है और अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटों पर बढ़त मिली हुई है, कांग्रेस को 96 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो रुझान दिख रहा है वो कर्नाटका की जनता का आशीर्वाद है। अच्छा ये बताइए, आशीर्वाद किसको है? मुंबई को है या प्रधानमंत्री मोदी को है? देखिए, दोनों ही को मिलता है आशीर्वाद, क्योंकि राज्य में मुख्यमंत्री जो होते हैं वो अपने गुड गवर्नेंस के तहत, वहाँ की राज्य की नीतियों के तहत, और केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो विकास के एजेंडे हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो, रेलवे का निर्माण हो, एयरपोर्ट का निर्माण हो, टनल्स का निर्माण हो, आरओबी का निर्माण हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का होता है और जो योजनाओं का लाभ दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर दोनों ही
सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं पर जनता मोहर लगाती है। और रुझान में, क्योंकि अभी तो रुझान ही है, जी, लेकिन फिर भी बिल्कुल, मैं मैं सवाल मान रहा हूं आपसे कर रहा हूं, रुझान ही। अगर मानिए रुझान आपके विपरीत आए, परिणाम आपके विपरीत आए, तो इन दोनों का फेलियर भी होगा ना। देखिए, अगर रुझान विपरीत आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमी रह गई होगी, उस पर हम विचार करेंगे, मंथन करेंगे, क्रेडिट समीक्षा करेंगे। होगा या नहीं होगा जी, जिनको आप अभी दोनों को क्रेडिट दे रहे हैं उनका फेलियर भी होगा फिर। विजेंद्र जी, आप देखिए, अगर आप रुझानों की तरफ देखेंगे तो अगर जनता, अभी ये सवाल का जवाब नहीं आएगा। नहीं, अभी नहीं दे सकते, बहुत अर्ली है ये सवाल का जवाब देना। लेकिन क्रेडिट तो आपने तुरंत दिया। नहीं, क्रेडिट नहीं दिया। मैं यही बात आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप देखिए, जब कोई जनता किसी को, पार्टी को रिजेक्ट करती है, कि सरकार की नीतियों, एजेंडे को रिजेक्ट करती है, तो उनको कम सीटें मिलती हैं। अगर आपने अभी जो रुझान देखा, प्रारंभिक रुझान है, निस्संदेह इसमें बहुत अभी ऊपर नीचे होगा निश्चित तौर पर, तो मैं आपको बता रहा हूं, तब हार सम्मानजनक नहीं होती है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, ये भी बताइए जरा कि पिछले कई चुनाव को मैं उठाकर देखता हूं, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, या हाल ही में यूपी का चुनाव हुआ हो, किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतारा गया। और एक ऐसी छवि बनी कि भाई बीजेपी तो मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारती ही नहीं। लेकिन जब मैं कर्नाटक को देखता हूं तो 15 से ज्यादा अपने मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतार दिए। तो क्या ये लगा आपको कि भाई वहां के चुनाव को बिना मुस्लिम वोटर्स के जीता नहीं जा सकता? विजेंद्र जी, मैंने आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के हमारी योजनाएं सब तरफ जाती हैं। हम हमारे मुस्लिम भाई बहनों का विकास कर रहे हैं, उत्थान कर रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस ने जो 65 साल तुष्टीकरण की नीति अपनाई, मंत्रिमंडल में कितने मंत्री हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने मंत्री हैं कुल? आप एक बात सुनिए पहले, नहीं, आप बताइए, क्या उनका 65 साल में कांग्रेस सरकार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान कर पाई क्या? आप राजनीति के आंकड़े में भी मत जाइए। एक मंत्री बताइए। नहीं, सुनिए, आप पहले उस कम्युनिटी का उत्थान तो करिए, उसको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, एमपी में मंत्री बताइए एक सर। आप आगे तो लाइए। इन्होंने क्या किया 65 साल सिर्फ? अच्छा, हरियाणा में बताइए, चलिए हरियाणा में बताइए, एक मंत्री बताइए। कोई नहीं बताएंगे विजेंद्र जी, नहीं बताएंगे। बताइए, जवाब मैं नहीं। सवाल ये कर रहा हूं, इसलिए मैं सवाल बहुत गंभीरता से कर रहा हूं कि क्या कर्नाटक के चुनाव में बिना मुस्लिम वोटर्स के चुनाव को जीत पाना, पोलराइज कर पाना, या फिर उन वोटर्स को छिटका पाना जिनके बाद बीजेपी वहां जीत पाए, मुमकिन नहीं था क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बताया, हम अभी हमारे जो माइनॉरिटी भाई लोग हैं उनका हम विकास कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, उत्थान कर रहे हैं। जो 65 साल कांग्रेस ने उनको सिर्फ वोट बैंक समझा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आंखों के सामने थी, जो पूरी तस्वीर बताती थी कि इस समुदाय का क्या हाल है। हम उस समुदाय को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। और आपने देखा होगा किस तरह से आज समाज, मुस्लिम भाई बहन उठ रहे हैं। तो ये और जो आप बहुत देखिए, इंटरेस्टिंग है सर, वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये बताइए, 4% मुस्लिम आरक्षण को कर्नाटक में खत्म क्यों किया फिर? विजेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 अगर